जो बस सामाजिक है, समाज के लिए कुछ भी करेंगे, घर तहस नहस हो जाए, चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे देखें आपने ऐसे लोग। दुनिया के लिए बने हो आप, तो बीवी रोज ताना देती है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है, दुनिया के लिए बने हो, दूसरों के पास ही जाओ, हाँ जा रहा हूं, चले जाएंगे। वो सोशल है। रिलीजियस, धार्मिक वो है जो धर्म के लिए कुछ भी करेंगे, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, वो तो उसी को मानते हैं। तुम जा रही हो, वापस आओ। ऐसे ही आर्थिक देखें आपने, पैसा बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि जरूरी भी आज के टाइम पर, सब कुछ तो पैसा नहीं है, पर उनके लिए सब कुछ क्या है, पैसा है। ऐसे लोग होते हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक तो आप देखते ही हो। कलात्मक और सौंदर्य प्रेमी कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज में कला देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, वो जिंदगी को जीते हैं। कुछ भी, जैसे आप तूफान आया है ना, बारिश आ रही है, हवा चल रही है, खिड़कियां भड़कने लगी, तो कुछ तो टेंशन कर लेंगे, है ना, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडी हो, टेंशन होगी साहब, और कुछ उसमें आनंद लेते हैं, मजा आ गया, क्या बात है। बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसमें भी वो कला देखते हैं। हर जगह जहां भी जाते हैं उनको सुंदर लोग अच्छे लगते हैं, सौंदर्य प्रेमी हैं, उनको सुंदर चित्र अच्छे लगते हैं, इनको सुंदर बातें अच्छी लगती हैं, हर चीज में खूबसूरती देखते हैं। खूबसूरती का मतलब क्या है? खूबसूरती का मतलब कला है, एक आर्ट है, एक एस्थेटिक चीज है। जिनको वो चीजें पसंद आती है वैसे लोग होते हैं। तो कुल मिला के वैसे कोई डिटेल में कोई बात आएगी नहीं इनमें से, पर एक मोटा अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। कभी किसी ने दे दिया कि साहब ऐसी बातें किस में होंगी, तो आप आराम से मेरे ख्याल से बता दोगे किस में होंगी। बोलो, कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करें हॉलैंड साहब की। जॉन हॉलैंड नाम है इनका, तो लिखो जॉन हॉलैंड, लिख लो जी की जगह जॉन हॉलैंड। जॉन हॉलैंड, इनकी खास बात है, इनका विभाजन अंतिम विभाजन माना जाता है, अंतिम। हालांकि इसके बाद भी विभाजन आए होंगे या आएंगे, पर इस सीरीज का अंतिम विभाजन एनसीईआरटी में भी दिया था और परीक्षा में भी आ गया था, इसलिए अंतिम विभाजन लिखेंगे आप। अंतिम विभाजन दिया जॉन हॉलैंड ने। ओके, एक्चुअली जॉन हॉलैंड जो आज इनका जो विभाजन है वो हॉलैंड कोड के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इनका जो काम है वो काम धंधा हम जो करते हैं ना, बिजनेस, व्यवसाय में बहुत काम का है। और व्यवसाय के लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है वोकेशन, आता है ना, वोकेशन। तो इनकी एक बुक आई थी 1966 में, द साइकोलॉजी ऑफ वोकेशनल एबिलिटीज। बुक का नाम क्या था? द साइकोलॉजी ऑफ वोकेशनल एबिलिटीज। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, लेकिन वास्तव में 1985 में इनका कोई विवरण आया था, बुक नहीं है। उसमें उन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, सबसे प्रभावित थे। और यहां भी वही वाली बातें हैं, ये प्रभावित थे, मतलब इनका जो विभाजन था वो प्रभावित था। स्पेशली इन्होंने 3-4 चीजें बोली हैं। एक तो व्यक्ति का इंटरेस्ट, रुचि, जैसा भी आप बोल रही थी। एक उसका एटीट्यूड, अभिवृत्ति। एक उसमें कितनी एबिलिटीज हैं, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। तो इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। और इनका विभाजन जो है उसको षटकोणीय मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षटकोणीय मॉडल। इंग्लिश में हेक्सागोन बोलते हैं षटकोण को। हेक्सागोनल मॉडल के नाम से भी प्रसिद्ध है, षटकोणीय मॉडल के नाम से भी प्रसिद्ध है, अंतिम विभाजन के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इनका जो विभाजन था उसमें वोकेशनल चीजें हैं। वोकेशनल मतलब व्यवसायिक चीजें हैं कि कौन सा किस फील्ड में जाएगा, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। ये सारा काम 1985 में आया था, इसलिए यहां पे आप डेट लिखोगे 1985। यहां पे 1985 लिख दो, ये एनसीईआरटी की डेट है 1985। लेकिन इससे पहले इनकी एक बुक आई थी, वो लिखना है आपको। बुक का नाम लिखो, द साइकोलॉजी ऑफ vocational the psychology of vocational abilities। ये बुक आई थी 1966 में। सबकी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है अपने को, पर अपन एक इस तरह से लिख लेते हैं कि सब थोड़ी मास्टरी तो हो ही रही है अपनी। द साइकोलॉजी ऑफ वोकेशनल एबिलिटीज। और इस बुक में उन्होंने, यहां पे लिखना है, वहां पे समाजशास्त्री था इसलिए इन शब्दों का रोल नहीं था, यहां पे है रुचि, अभिवृत्ति,
अभिवर्ती क्षमताओं आदि के आधार पर छह भागों में बांटा, या केवल आधार पे लिख दो तो फिर आगे 6 लिख देंगे चलेगा। ये दूसरी बात है। रुचि, अभिवृत्ति, क्षमताओं आदि के आधार पर वोकेशनल लिस्ट बताई उन्होंने एबिलिटीज की, 6 आधार पे बांटा। और ये जो 6 आधार हैं, इस आधार पे इनके मॉडल का अंतिम विभाजन तो नाम है ही, खैर साथ में एक दूसरा नाम भी जो मैंने अभी आपको बताया तो वो भी हो गया। तो वो भी आप कैसे भी साइड में लिख रहे हो या सेंटेंस बना रहे हो, ऐसे लिख रहे हो ना? हाँ, तो वो भी एक बात आपको साइड में लिखनी है। क्या है? षटकोणीय मॉडल। षटकोणीय मॉडल। घर पे भी आप ऐसे ही नोट्स बनाया करो ताकि अलग अलग ऐसे लिख के छोटे छोटे, उसमें मजा आता है और वो ज्यादा एक विजुअलाइज हो जाता है। षटकोणीय मॉडल। और षटकोणीय मॉडल की को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एक्सा बोल दो, हेक्सा बोल दो, एच ही एक्स ही होता है, एक्सागोनल। क्या बात है, सुनीता की आवाज थी? ओके, हेक्सा या हेक्सागोनल मॉडल। और कुछ नहीं है, चिंता की बात नहीं है। हेक्सा, हेक्सा षटकोण को ही कहते हैं। 6 प्रकार, 6 विमाएं बताई, 6 प्रकार बताए। हालांकि 6 प्रकार स्प्रेंजर ने भी बताए। अब आप ये नहीं बोलोगे साहब स्प्रेंजर वाले को षटकोण या हेक्सागोनिक मॉडल क्यों नहीं कहते? ठीक है, हेक्सागोनिक मॉडल या हेक्सागोनल मॉडल तो है जॉन हॉलैंड का। किसका है? जॉन हॉलैंड का। ये 1985 में इन्होंने दिया था, ऐसा एनसीईआरटी भी बोलती है और ऑथेंटिक भी है। एक इससे पहले इनकी बुक आई थी जिसमें एक नाम से आपको याद रखना है, वोकेशनल। क्या? वोकेशनल। और एक बहुत बड़ी बात, अभी तक ये लिखा आपने, किसका नाम लिखा? जॉन हॉलैंड। किसका नाम? जॉन हॉलैंड। जॉन हॉलैंड ने कौन सा विभाजन दिया? अंतिम विभाजन। इनकी बुक का नाम ओके। इस बुक में कौन सा शब्द हाईलाइट है? वोकेशनल। बोलिए कौन सा? वोकेशनल। और खास बात, इनका जो मॉडल है वो एक हिंदी में क्या कहलाएगा? षटकोणीय मॉडल। कितने कोणीय मॉडल? षटकोणीय मॉडल। और इंग्लिश में हेक्सागोनल। बोलिए हेक्सागोनल मॉडल या फिर हेक्सागोनल मॉडल। और हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है, तो इसका मतलब कितने भाग हो जाएंगे? 6 भाग। और इनका आधार क्या है? 3-4 चीजें। रुचि, अभिवृत्ति, क्षमताएं। सेकंड ग्रेड में एटीट्यूड, एप्टीट्यूड अलग से टॉपिक है, मैं कराऊंगा आपको, गारंटी से प्रश्न मिलेगा और जो हम बताएंगे वही आएगा। यस, पर वो बाद में। ओके, लिख लिया सबने? अब इन्होंने जो 6 प्रकार बताए, वो जो 6 प्रकार हैं उनके, ऐसा बहुत होता है साइकोलॉजी में। एक तो इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म, जैसे अभी हमने देखा मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? MBTI। वैसे हम पढ़ेंगे इसके बाद मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारी का नाम सुना है ना? तो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी जो कहलाती है MMPI। क्या कहलाती है? MMPI। तो शॉर्ट फॉर्म्स बहुत आती है। तो इन्होंने जो मॉडल दिया वो भी शॉर्ट फॉर्म पे है। इन्होंने 6 प्रकार में 6 के जो 6 वोकेशनल एबिलिटीज हैं, सुन रहे हो आप, उनके नाम के पहले लेटर ले लिए और इस आधार पे एक मॉडल बना जो बढ़िया सा नाम आएगा रियासेक। क्या नाम आएगा? रियासेक मॉडल इन्होंने दिया है। और रियासेक शब्द हमको हेल्प करेगा वो 6 के 6 लिखने में, बताने में। ये एनसीईआरटी में भी है, वहां भी है और परीक्षा में भी है, हमारी बुक में भी है। क्या है वो? उसके लिए आप आगे लिखें, आगे लिखें रियासेक मॉडल, ऐसा लिख लें। जो भी आपने लिखा ना अब तक, उसके नीचे थोड़ा मोटा लिखो ऐसे, RIASEC, रियासेक मॉडल। रियासेक मॉडल आ चुका है। रियासेक मॉडल, कौन सा सेक? रियासेक मॉडल। अब आपको परीक्षा में पूछ ले रियासेक मॉडल किसने दिया, तो क्या बोलेंगे? हॉलैंड ने दिया। षटकोणीय मॉडल किसने दिया? हॉलैंड ने दिया। हेक्सागोनल मॉडल किसने दिया? हॉलैंड ने दिया। व्यक्तित्व का अंतिम विभाजन किसने दिया? हॉलैंड ने दिया। और हॉलैंड ने कितने प्रकार बताए? 6। शाबाश। तो ये आपने ऊपर लिखा,
इसके नीचे 6 प्रकार। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अंदर, बस काम की चीज क्या है वही मैं आपको लिखाता हूं। पहला लेटर क्या है? आर। और आर से क्या बन सकता है? बोलो। आर से बनता है रियलिस्टिक। क्या बनता है? तो ऐसा लिखो, पहले इंग्लिश में, आर से रियलिस्टिक, रियलिस्टिक, फिर हिंदी में यथार्थवादी, अथवा यह भी ध्यान रखना है आर टाइप। ये पहला कोण है, पहला एंगल है, पहली विमा है, पहला प्रकार है, पहला नाम है रियलिस्टिक, यथार्थवादी अथवा आर टाइप। दूसरा आई। आई से क्या बन सकता है बताओ? नो आईब्रो, आइडल, ओके नहीं। और कोई? नौकरी वाली चीजें हैं ये। आई से बनता है इन्वेस्टिगेटिव। क्या बनता है? इन्वेस्टिगेटिव। हम जब पुलिस में थे तो हम बहुत करते थे इन्वेस्टिगेटिव। अन्वेषक अथवा आई टाइप। तीसरा ए। तीर चलाना है सबको, लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला रियलिस्टिक, यथार्थवादी, आर टाइप। दूसरा इन्वेस्टिगेटिव, अन्वेषक या फिर आई टाइप, सिंपल। तीसरा ए से क्या बन सकता है बताओ? तीर चलाओ, निशाने पे लगे ना लगे बात अलग है, चला तो दो। ए से और नहीं, ए से बनेगा आर्टिस्ट। क्या बनेगा? तो तीसरा लिखो आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? यस, कलाकार। अथवा ए टाइप, आर्टिस्ट, कलाकार अथवा ए टाइप। चौथा, ऐसे सब बता दोगे जो आप सोच रहे हैं वही होता है। यह सोशल, सामाजिक या फिर एस टाइप। यहीं पे लिख दें, जगह है। पांचवा, ई से नहीं बता सकते, लगभग ऐसा है पर इकोनॉमिक नहीं है एक्चुअली। आप कभी किसी शॉप पे जाते हो तो उस पर कुछ लिखा रहता है, हाँ इंटरप्राइजेस, शाबाश। तो ई से बनेगा एंटरप्राइजिंग, एंटरप्राइजिंग। और एंटरप्राइजिंग को हिंदी में बोलेंगे उद्यमी। यस, उद्यमी, व्यापारी उद्यमी होता है ना। या फिर ई टाइप, उद्यमी या ई टाइप। और फाइनली छठा है सी। सी, लॉरेंस कोहलबर्ग याद करें, नैतिक, लॉरेंस कोहलबर्ग। 3 स्तर नहीं बताए? यस, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो सी से बनेगा कन्वेंशनल। तो 6 नंबर पे लिख दो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या रूढ़िवादी। देखो इसको रूढ़िवादी भी कह सकते हैं, आपको मैंने तीनों नाम बताए थे, याद है ना? एक तो रूढ़िवादी, दूसरा परंपरागत, पारंपरिक, यस, या फिर सी टाइप। ये 6 बहुत ही खास है। हॉलैंड, रियासेक मॉडल, षटकोणीय मॉडल, हेक्सागोनल मॉडल, वोकेशनल,
इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड पे आधारित हम कौन सा व्यवसाय चुनेंगे, उससे संबंधित पर्सनैलिटी का मॉडल। ये अंतिम विभाजन माना जाता है, अंतिम। ध्यान दो, बोलिए मॉडल का नाम क्या है? रिया शेख। बोलो सब लोग, रिया शेख। रिया शेख में पहला लेटर बोलो आर, आर से क्या बनेगा? रियलिस्टिक। दूसरा लेटर आई, आई से क्या बनेगा? इन्वेस्टिगेटिव। बोलिए इन्वेस्टिगेटिव। तीसरा लेटर ए से आर्टिस्ट। चौथा लेटर एस से सोशल। फिफ्थ लेटर ई से एंटरप्राइजिंग। और छठा लेटर सी से कन्वेंशनल बनेगा। सिंपल। रियलिस्टिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? यथार्थवादी। क्या बोलेंगे? अथवा आर टाइप। इन्वेस्टिगेटिंग से, इन्वेस्टिगेटिव से बनेगा अन्वेषक या फिर आई टाइप। सिंपल। कलाकार या फिर ए टाइप। सामाजिक या फिर एस टाइप। एंटरप्राइजिंग या फिर ई टाइप। और कन्वेंशनल को हिंदी में बोलेंगे रूढ़िवादी या फिर सी टाइप। ये वाला मॉडल किसका? जॉन हॉलैंड का। बोलिए किसका? जॉन हॉलैंड का। और ये कौन सा विभाजन कहलाता है? अंतिम। याद रहेगा? ओके। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं। एक सवाल बहुत आता है परीक्षा में, आप सुन रहे हो ना? ठीक हो सब लोग? अभी आपको पता है आज क्या हो गया? 19 हो गई ना? 18 ही है क्या? अच्छा, फाइनल कल है। कल यहां है क्या? देखेंगे, संडे आ गया यार। आओगे सब लोग? आओगे? महिलाएं तो इंटरेस्ट लेती नहीं है। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर वहीं पे आपको यहाँ पास में रहते हो ना, पीजी में, अगर वहां पे आप फैसिलिटी है नहीं तो आ जाना, फिर आप आ सकते हो, है ना? यहाँ चलेगा। ठीक है? मैं तो यार पक्का नहीं है, आ भी सकता हूं, पर फिर आए तो फिर आए भी कैसे? फिर आए तो जाएं कैसे? फिर डे नाइट है, वो तो रात तक चलेगा। एक पता नहीं किसकी बैटिंग है, तो बैटिंग उनकी आ गई तो मैक्सवेल मारेगा तो नहीं मारेगा। उन्हें जडेजा है, कुलदीप यादव। क्या लगता है आपको, इंडिया जीतेगी? जीतेगी इस बार। अच्छा, इंडिया के जीतने के आपको क्या क्या फैक्टर्स नजर आते हैं? क्यों जीत रही है इंडिया? मुझे लगता है इंडिया, एक तो सब लोग फुल फॉर्म में है, ये तो है ही खास, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जो ब्लास्ट करता है रोहित शर्मा, उसके बाद उभर नहीं पाते। कि कई बार अगर पिच थोड़ी टिपिकल है तो भी वो क्या है कि वो 20-25 बॉल में 45-50 बना लेता है, तो फिर हावी हो जाते हैं। अब शुरू में पहले क्या ऐसे टुस करते थे, फिर वो बाद में युवराज और ये बहुत मेहनत करते थे, पर कुछ नहीं होता था। सहवाग सचिन के समय भी ऐसा ही था कि वो आते ही ब्लास्ट करते थे दोनों, तो कमाल होते थे। तो ये है। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी चल रही है, पता है आपको इस वर्ल्ड कप में क्या चल रही है? गौर किया आपने? पाकिस्तानी उठा रहे हैं इस बात को ना। 2 बॉल तो सबके लिए है। वो तो सबके लिए होगी ना 2 बॉल, दूसरी फील्डिंग करने वाले के लिए नहीं, वो नहीं। और बोलो, आपने देखा कभी, गौर किया कि रेडी फॉर द टॉस, कॉइन जब सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालते हैं वहां गिरता है। अब वहां जाते हैं अपने, कभी तो जवागल श्रीनाथ, कभी मंजरेकर, कभी कोई और, वो जाके कहते हैं इंडिया, रोहित शर्मा जो मांगता है बोलते हैं यही आया है, क्योंकि सिक्के को कैमरे में नहीं दिखाते। तो टॉस में बेईमानी चल रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि सब जब टॉस हो रहा है ना, तो वो जो कॉइन आप देखना, कॉइन उछालते हैं तो कॉइन दूर गिरेगा। कॉइन में हेड आता है कि टेल आता है, हेड्स टेल्स कोई नहीं पता लगता। वो जो उठाता है ना वही बताता है हेड आया है। तो जो इंडियन कैप्टन मांगता है वो ये करेंगे, इंडियन कैप्टन हेड बोलता है तो वो उठा के कहता है हेड, ओके हेड, टेल तो टेल। कि अब तक 9 में से 9 जीते, 9 में से 9 टॉस जीते हैं, 8 जीते हैं, 8 तो जीते हैं, 1 नहीं जीता। 9 में से 8 टॉस जीते हैं। तो चल रही है ऐसी बातें, पर अच्छी बात है वर्ल्ड कप अपने हो रहा है और हम जीतेंगे निश्चित रूप से, और हमको भी सबको बेस्ट विशेष देनी चाहिए, है ना? हाँ, दुखी भी है। अब टॉस वाली बात नहीं समझ में आई आपको? आगे ना, आज देखना ध्यान से, कल देखना ध्यान से कि कहां
और फाइनल मैच तो जितने भी है ना, जो क्रिकेट को नहीं देखते उनको भी देखना है मैडम, सबको देखना है। देखा करो दे, कौन देखो, हाँ ये तो बात है, सब लड़कियां नहीं देखती, मेरे को पता है। देखते हो क्या? हमारे मैडम तो कहती हैं धोनी गया उसके बाद मैं तो देखती नहीं हूं। अभी देखो, हाँ कल तो धोनी भी आएगा। अब अनुष्का तो 7 तक जाती है वहां, है ना, कैसे मोटिवेट करती है उनको। ओके, तो अब एक और बात, ये बात क्यों चली, क्या थी? क्या डेट कौन सी? हाँ 19, हाँ 19 तारीख है। तो दो या 3 दिन तो छुट्टी करनी पड़ेगी चुनाव वाली, ठीक है ना। आपको भी वोट कास्ट करना है, ऐसा नहीं कि वोट नहीं देगा, वोट देके आना, ठीक है। पर वोट देने का मतलब ये नहीं कि सब पढ़ाई से वो हो जाए। 2 दिन का रहे तो 2 दिन पढ़ना ही है, रास्ते में पढ़ते हुए जाना। या किसी को बहुत ही ये लगे कि यार जरूरत नहीं है तो फिर मत जाना, देख लेना आप, तो खास नहीं है। पर वोट देना चाहिए, वोट सबको देना चाहिए। और उसके बाद कोई बात बता रहा था, भूल गया। हाँ, छुट्टी तो मे भी 2 दिन की बहुत होगी। बांसवाड़ा वाले क्या बोले, 4 तो फिर अभी दिवाली पे भी खूब कर दी है ना, इसलिए छुट्टी ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा छुट्टी ठीक नहीं है। चलो मैं कोई बता रहा था, मैं भूल गया, मैं बताऊंगा, मेरे को याद आएगी तो बात बताऊंगा। अच्छी आपके लिए मतलब गुड न्यूज है। वोट किन्हें देना है, आपकी मर्जी है खुद की, वोट खुद की मर्जी है। और कोई किसी को वोट के लिए कहता है कि वोट भी न दो, मैं समझता हूं वो सबसे बड़ी बेवकूफी है ना। वो खुद का है, खुद का मन, ठीक है ना। और सभी ठीक है। हाँ हाँ, कोई नहीं बताता, बस ये कि किसी को फॉलो मत करना, खुद का, ठीक है। चलिए अब क्या है, 2 बातें हो रहे हैं, कर ले अपन छोटी सी। ओके, तो जब हम रिया सेक की बात कर रहे थे, रिया सेक मॉडल की, तो आपने देखा, हाँ एक सवाल बहुत आता है परीक्षा में, जैसे हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रोजेक्टिव अप्रोच वगैरह। ओके, तो प्रोजेक्टिव अप्रोच वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम आएगा पीएफटी। पीएफटी नाम सुना है? सुनीता बोलो क्या है? प्रक्षेपी विधियों में पीएफटी, पिक्चर फर्स्टेशन टेस्ट। आपने सुना कभी तस्वीर कुंठा परीक्षण, चित्र नैराश्य परीक्षण, सुना है ना, जिसमें कार्टून से वो उसको इरिटेट करता है। तो ये चित्र कुंठा परीक्षण या तस्वीर कुंठा परीक्षण या चित्र नैराश्य परीक्षण परीक्षा में आ चुका है बहुत बार। ये किसने दिया था? तस्वीर कुंठा परीक्षण किसका है आप बताओ? चित्र नैराश्य परीक्षण, पिक्चर फर्स्टेशन टेस्ट, यह है रोजनविंग का। किसका है? रोजनविंग, जो बहुत बार आता है परीक्षा में। लेकिन ऐसा एक और नाम है और वो है रोजनमैन। क्या नाम है? रोजनमैन। तो रोजनमैन और रोजनविंग दोनों परीक्षा में होता है। रोजनमैन के साथ एक नाम जुड़ता है फ्रेडमैन। क्या नाम जुड़ता है? फ्रेडमैन। ये दोनों डॉक्टर थे, रोजनमैन और फ्रेडमैन। और इन्होंने पर्सनैलिटी को 2 भागों में बांटा है, जो आपने देखा होगा, इन दोनों बहुत आए हैं। बोलिए क्या क्या? टाइप ए और टाइप बी। यस, ये कहानी क्या है? एक्चुअली 2 डॉक्टर थे, आप सुन रहे हो मेरी बात, यूएस में। इनकी मतलब क्लिनिक तो था ही खुद का। उसमें इनके पास पेशेंट आते थे, हार्ट पेशेंट, सीएचडी बोलते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हृदय रोग की संभावना वाले या हृदय रोग वाले। तो जो पेशेंट आते थे, सुन रहे हो मेरी बात, तो एक उन्होंने रिसर्च किया कि साहब आखिर किन लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है। तो एक इंटरेस्टिंग सी बात सामने आई, और वो क्या आई कि इनके बगल में या इनके कोई रिलेटिव की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी सोफा बनाने की। आप सुन रहे हो मेरी बात? पीछे सोफा बनाने की फैक्ट्री थी। किसकी? और सोफा कैसे बनाते थे? वुडन सोफा बनाते थे वो, जैसे आपने देखा शादी में सोफा वोफा वुडन, ऊपर एक वो गद्दी लगाते हैं, तो ऐसे गद्दी वाले सोफा थे। और उसमें वो वारंटी देते थे, गारंटी देते थे कि 5 साल में आपकी अगर ये नुकसान हो गया तो आप हमसे बदलवा सकते हैं। तो इनके पास बहुत से ऐसे लोग बदलवाने के लिए आते, तो उनमें से ज्यादातर जो लोग बदलवाने के लिए आते, उनकी गद्दियां आगे से फटी हुई होती,
बात समझ रहे हो आप? आगे से फटी होने का मतलब क्या हुआ? हाँ, क्योंकि वो आगे आगे बैठते थे। सुमन ने अच्छा बताया, रख दो बेटा। वो कहां बैठते थे? आगे। अब आगे कौन बैठता है भाई? आप चेयर पे बैठे हो, है ना, ये तो एक जैसी है। आप चेयर पे बैठे हो, सुन रहे हो मेरी बात? तो एक तो ऐसे लोग हैं जो एकदम आगे बैठते हैं, एक ऐसे हैं जो आराम से पुष्ट टिका के पीछे बैठते हैं। बोले दोनों में फर्क हुआ? जो आराम से पीछे बैठते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, शांत होते हैं, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होता। और जो आगे बैठते हैं वो इस तरह से बैठते हैं कि अभी उठ के भाग जाएंगे, क्योंकि वो लोग एम्बिशियस होते हैं। क्या होते हैं? एम्बिशियस होते हैं, चैलेंजिंग काम करते हैं। ऐसे लोग जिनकी गद्दियां आगे से फिटी हुई थी वो ज्यादा थे। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि जिन लोगों ने आगे से फटी हुई गद्दियां बदलवाने में इंटरेस्ट दिखाया उनमें से मोस्टली हार्ट अटैक से पीड़ित थे। तो उन्होंने इसको इसके साथ जोड़ दिया कि ऐसे लोग जो चुनौतीपूर्ण काम करते हैं, चैलेंजिंग जॉब करते हैं, एक से ज्यादा काम करते हैं, जो लीडरशिप वगैरह गोल ओरिएंटेड तो होते हैं, पर वो तनाव बहुत लेते हैं। इतना तनाव लेते हैं कि वो ठीक से बैठते भी नहीं है। और इस तनाव के कारण से उनको CHD हो जाता है। क्या हो जाता है? CHD है कोरोनरी हार्ट डिजीज, हृदय रोग या हृदयघात की संभावना होती है। इस आधार पे रोजनमैन व फ्रेडमैन ने, इनको प्राइज भी मिला, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। और हमारे यहां इन पे प्रश्न भी आता है साइकोलॉजी में। दो प्रकार के पर्सनैलिटी बताई, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए वाले तो वो हैं जिनको CHD या हृदय रोग की संभावना होती है ज्यादा, और टाइप बी वाले वो होते हैं जिनको होती है कम। टाइप ए वाले आगे बैठते हैं और टाइप बी वाले पीछे बैठते हैं आराम से। टाइप बी वाले लेस न्यूरोटिक होते हैं, मतलब कम तंत्रिका तापी होते हैं, कम तनाव में होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ए वाले ज्यादा तनाव में होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। क्या है? लिखो, ऐसे लिखो, रोजनमैन व फ्रेडमैन। बुक नहीं है। रोजनमैन व फ्रेडमैन का वर्गीकरण। रोजनमैन व फ्रेडमैन का वर्गीकरण 1 और 2। एक में लिखो टाइप ए और दूसरा टाइप बी। टाइप ए के सामने लिख दो हृदय रोग, ब्रैकेट में लिखना CHD। CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज। H का मतलब हार्ट है, D का मतलब डिजीज है, तो हार्ट का रोग हृदय रोग हो गया। ठीक है। CHD की अधिक संभावना, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। CHD की अधिक संभावना, और टाइप बी में वही हृदय रोग, CHD की कम संभावना। तो ये कुछ परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं। सही लिख रही हो, हाथ राइटिंग। पूनम कितना चाहती है मैडम, आपको नाम भी याद है पूनम। एक बार तो क्लास हो रही है और क्लास है, ब्रेक दे देंगे 10 मिनट। 2 घंटा मेरे ख्याल से कोई ज्यादा नहीं है ना। और अभी तो मैं आराम से थोड़ा स्लो ही चल रहा हूं। टारगेट अपना ये है कि अभी मतलब इस महीने एट द एंड ऑफ लगभग 31 तारीख, 31 है क्या इस बार, 30 तारीख तक हम ये कॉमन वाला पूरा कर लें। कॉमन वाला पूरा कर लें तो पर्सनैलिटी, एडजस्टमेंट और इंटेलिजेंस पूरा हो जाएगा। कोशिश करेंगे, हालांकि थोड़ा और भी ज्यादा जा सकता है। तो फिर सेपरेट हो जाएंगे, फिर सेकंड ग्रेड अलग, फर्स्ट ग्रेड अलग। तो आप चाहो तो, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड भी दोगे फर्स्ट ग्रेड भी दोगे, तो पहले सेकंड ग्रेड का करा दूंगा ताकि सेकंड ग्रेड वालों को थोड़ा ठीक रहे, है ना। और जो फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं उनको भी सेकंड ग्रेड तो देंगे, है ना। पहले तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा। फिर भाई इनको फर्स्ट ग्रेड में इंटरेस्ट नहीं रहेगा टीचिंग मॉडल्स वगैरह में, हालांकि उसमें से कुछ चीजें तो आपके सेकंड ग्रेड में आ जाती हैं। देख लेंगे जैसा आप बोलोगे, दोनों करवा देंगे अपन, पर अभी तो कंबाइंड चलने दो। ओके, तो याद रखना
रोजनमैन व फ्रेडमैन का नाम, किसका नाम? रोजनमैन व फ्रेडमैन। इन्होंने कौन से प्रकार बताए? टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए कौन से होते हैं? हृदय रोग की संभावना कम की ज्यादा, ज्यादा, और बी वालों को कम। हृदय रोग की संभावना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? CHD। क्या बोलेंगे? CHD। CHD क्यों बोलते हैं? क्योंकि C का मतलब कोरोनरी, H का मतलब हार्ट, D का मतलब डिजीज। और बहुत बार परीक्षा में आता है टाइप ए और टाइप बी किसने दिया, तो क्या बोलेंगे? यस, रोजनमैन व फ्रेडमैन ने दिया। अब टाइप सी भी है, टाइप डी भी है। टाइप सी किसने दिया? किसने दिया? नहीं। टाइप सी क्या है? हाँ, मतलब इनके इनके रोगों के आधार पर ये सारे डॉक्टर्स है। ये कौन है? डॉक्टर्स हैं, ध्यान देना। तो ए और बी हार्ट वाले हो गए, सी कैंसर और डी डिप्रेशन। तो ए बी सी डी ये चार महत्वपूर्ण है, चार ही पूछे गए। वैसे आने के तो आजकल ई से इंट्रावर्ट ऐप से भी आ रहा है, पर वो सब इतना नहीं पूछेंगे। अपने सिलेबस में है, चूंकि ये तो अपने एनसीईआरटी और उसमें ही दे रखे हैं, इसलिए ये तो महत्वपूर्ण है। टाइप सी दिया है मोरिस और ग्रियर और मोरिस ने दिया है टाइप सी, और डी एक्चुअली जॉन डिनोलेट है, तो वो दोनों भी लिखना जरूरी है। नीचे लिखो आप। ये तो हो ही गया। यहां लिखो नोट, 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 मोरिस। क्या नाम है? मोरिस व ग्रियर। मोरिस व ग्रियर ने टाइप सी, ब्रैकेट में लिखना है, कैंसर रोग की संभावना। देखो, खास बात बताऊं मैं आपको। लिख लो पहले नोट, मोरिस व ग्रियर ने टाइप सी, ब्रैकेट में कैंसर रोग की संभावना, तथा बेल्जियम के डॉक्टर हैं जॉन डिनोलेट, तथा जॉन डिनोलेट ने टाइप डी, डी से डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन की संभावना। डिप्रेशन भी रोगी है, प्रकार दिए, प्रकार बताए। ओके, तो पहले तो ध्यान क्या रखना है, टाइप ए और बी आए तब तो रोजनमैन व फ्रेडमैन, बोलिए। टाइप सी आए तो मोरिस, मोरिस का नाम रखना, मोरिस व ग्रियर, बोलो, मोरिस व ग्रियर। और टाइप डी का नाम आए तो जॉन डिनोलेट। हृदय रोग की बात आए तो टाइप ए और बी, बोलिए, टाइप ए और बी। कैंसर की बात आए तो टाइप सी, और डिप्रेशन की बात आए तो टाइप डी। ओके, ये क्या था दरअसल, मॉरिस ने और इन्होंने फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा केसेस जब आए तो उस पर उन्होंने रिसर्च किया। हमने आपको बोला ना, रिसर्च में आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, कुछ भी। डॉक्टर बनना कितना आसान है, सिलेबस आप खुद तय करते हो, टॉपिक खुद तय करते हो, कोई परीक्षा नहीं होती। तो इसमें उन्होंने, अब देखो कैसी चीजें हैं, ये साइकोलॉजी क्या है कि किसी का कैसा बिहेवियर है, व्यवहार कैसा है। व्यवहार अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। व्यवहार का मतलब क्या है? हाउ टू बिहेव। हाउ टू बिहेव का मतलब, हाउ टू बिहेव का मतलब केवल ये नहीं कि आप हाथ से क्या करते हैं। हाउ टू बिहेव का मतलब आप कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या सोचते हैं, कितनी चिंता करते हैं, कितने खुश रहते हैं, ऑल सारी चीजें मिला के हो गया बिहेव, हो गया ना। तो महिलाएं जो ऐसा पर्टिकुलर महिलाओं का बिहेवियर पैटर्न ये है, यानी जिन महिलाओं का ये वाला बिहेवियर पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न का मतलब जो ऐसा सोचती हैं, जो इतना सोती हैं, जो ऐसे काम करती हैं, जो ऐसे वातावरण में रहती हैं, जो ये खाती पीती हैं, पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न के आधार पे उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। देखो कितनी बड़ी बात है।
तो तो उन्होंने बीमारी को बिहेवियर से जोड़ दिया, डिजीज को किससे जोड़ा, बिहेवियर से जोड़ दिया। आपको पता है व्यवहारवादी सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं, वातावरण को मानते हैं, वातावरण से जोड़ दिया। तो इस तरह की इनकी जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डेप्थ में जाके होती है। तो इस आधार पे उन्होंने टाइप सी दे दिया कि टाइप सी में काम शुरू किया था महिलाओं से, फिर सब पे लागू किया कि सब ऐसे ऐसे जो व्यवहार करते हैं, मतलब जैसे हमने ए बी में देखा टाइप ए हार्ट डिजीज, हृदय रोग। साइंस, मेडिकल साइंस क्या बोलती है कि हमारे शरीर में कुछ चीजें खराब हो गई, कुछ डिस्टर्ब हो गई, उससे तो हार्ट अटैक आता है। पर साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि जो चुनौतीपूर्ण काम करते हैं, जो अलग अलग लक्ष्य तय कर लेते हैं, जो दिन रात लक्ष्य की फिक्र में रहते हैं, जो आराम से बैठते भी नहीं है, जो सोफे पे भी आगे ही बैठते हैं, उन लोगों को हार्ट अटैक होता है। तो क्या उनकी बात सही नहीं है ना? मतलब मेडिकल साइंस को उस चीज के साथ जोड़ दिया, ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी चीजें इनमें हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, मोरिस व गिरियर ने सी टाइप दिया कैंसर वाला, और डिनोलेट ने कौन सा दिया, डी टाइप डिप्रेशन वाला। ओके, एक और आज की लास्ट, थोंडाइक का भी विभाजन है जो बहुत बार परीक्षा में आता है। आपको पता है थोंडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा? नहीं, खूब आया है, चलिए, हाँ शाबाश, चिंतन, चिंतन के आधार पर बांटा। कितने प्रकार बताए थे? 3। कौन से? स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक। शाबाश। तो लिखो आप, एक बात और लिख लो, थोंडाइक नीचे लिखो, कल्पना शक्ति व चिंतन के आधार पर, कल्पना शक्ति व चिंतन के आधार पर कितने प्रकार बताए? 3। पहला है सूक्ष्म विचारक, या आपने नहीं लिखा तो पहले स्थूल विचारक लिख दो। पहला स्थूल विचारक, बात एक ही है, सीक्वेंस चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में तो चेंज होती है ऑप्शंस में। स्थूल विचारक, दूसरा सूक्ष्म विचारक, थोंडाइक 3 ही चीजें देते हैं ज्यादातर, सीखने के प्राइमरी लॉज 3, थोंडाइक ने बुद्धि के प्रकार 3 बताए, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। थोंडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक। स्थूल विचारक कॉन्क्रीट थिंकर्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स, और ये हैं आइडिया थिंकर्स। थॉर्नडाइक नाम याद रखना है, 3 प्रकार याद रखने हैं, कल्पना और चिंतन शक्ति के आधार पर 3 प्रकार बताए, यह ध्यान रखना है। पहला स्थूल विचारक, इंग्लिश में कॉन्क्रीट थिंकर्स, दूसरा सूक्ष्म विचारक, अब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स, तीसरा प्रत्यय विचारक, आइडिया थिंकर्स। आइडिया, इंग्लिश वाले नाम इंपॉर्टेंट है, हिंदी में बदला भी जा सकता है, परीक्षा में गारंटी नहीं है, पर कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया नहीं बदलेगा, यह गारंटी है। ओके, पूनम लिख लिया? शाबाश। बताओ थॉर्नडाइक ने किस आधार पर बांटा? यस, कल्पना और चिंतन शक्ति। कितने प्रकार बताए? 3। पहला बोलो, हाँ स्थूल विचारक, दूसरा सूक्ष्म विचारक, तीसरा प्रत्यय विचारक। स्थूल विचारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट थिंकर्स, सूक्ष्म विचारक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स, और प्रत्यय विचारक आइडिया थिंकर्स। कौन होते हैं ये? तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मोटे तौर पे समझ लें। आपको कोई पूछ ले कॉन्क्रीट थिंकर्स कौन होते हैं, बताओ। स्थूल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? बोलो ना, बढ़ाओ, शाबाश। और क्या हो सकता है? मूर्त, शाबाश। और क्या हो सकता है? मूर्त विचारक, मूर्त कॉन्क्रीट एक ही तो है ना? ओके, तो कौन होते हैं ये लोग?
कौन होते हैं बताओ? जो सामने दिखता है उसी की बात करते हैं, ठीक है ना? स्थूल विचारक वो हैं जो प्रैक्टिकल हैं, स्थूल विचारक वो हैं जो दिखता है उसकी बात करते हैं। स्थूल विचारक जो दिखता है उसकी बात करते हैं, इसका मतलब वो सूक्ष्म में नहीं जाते हैं। इसका मतलब इनका आईक्यू लेवल और बुद्धि का लेवल कम की ज्यादा, कम की ज्यादा कम होता है, क्योंकि मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक है मूर्त अनुभव देना, मूर्त रूप से सिखाना, है ना? तो बुद्धि का लेवल थोड़ा कम है, लेकिन ये हेल्पफुल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वास्तविक होते हैं। सुन रहे हो? शादी के बाद जब लड़की वापस आई तो सबने पूछा कैसे हैं वो? शादी के बाद बोल रहा हूं, इसका मतलब ससुराल में रह के आई है उनके साथ। तो फ्रेंड्स पूछ रही हैं बताओ ना, वो कहते ठीक है। लड़की क्या बोलती है? ठीक है, और बताओ कैसे हैं? वो कहते बोला ना ठीक है, पर वो कहां मानने वाली है, वो तो उसकी सखियां है ना, फ्रेंड्स। फिर वो उसको बोलते हैं बताओ बताओ डिटेल में बताओ कैसे हैं। तो वो कहती है ठीक है, पर वो बात नहीं है। क्या बोला? वो बात नहीं है। वो बात कौन सी? ठीक है, वो सारे सब कुछ ओके है ना, पर वो बात नहीं है। वो कभी कल्पना की शेयर नहीं कर रहे थे, वो कभी हमारी तारीफों के कसीदे नहीं करते, वो कभी हमें ख्वाबों में नहीं ले जाते, क्योंकि वो स्थूल विचारक है, बस वो ऐसे ही है, पर वो वास्तविक है। सूक्ष्म विचारक वो हैं जिनमें वो बात है। वो बहुत सी हैं। वो मतलब अब जिनमें कल्पना अच्छा, कई बार ये होता है कि कुछ लोगों से आप साथ रहते हैं तो थोड़े दिन के बाद बोर हो जाते हैं मन, यार वो बात नहीं है। बोर मतलब उनके विचारों से हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्क्रीट थिंकर्स हैं। और ये तो कमाल के हैं साहब, ये तो इनका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया होता है, तो ये कमाल की बातें करते हैं। और अच्छा, गांव में भी ऐसे बहुत होते हैं, देखा होगा आपने कहीं, कभी कभी तो हमारे भाई साहब भी ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। हाँ, हमारे दादाजी थे पहले, मैं आपको बताऊं, तो वो ऐसे थे। अच्छा, सबके घर अनुभव से भी ऐसा होता है, मतलब वो ऐसी बात कह जाते हैं, व्यंजना में ही कहते हैं वो, तो वो एक घंटे बाद हमारे समझ में आती है क्या कह गए। एक बार हम हमारे हरियाणा में बारात लेके गए थे, हम, मेरी फैमिली की बात है, सुन रहे हो आप? हरियाणा में बारात, अब हरियाणा बारात के लिए बहुत बदनाम है, पता है? वहां फेरों में दूल्हे के पीछे से आलपिन वालपिन तो छोटी सी बातें हैं, वो प्लास ले लेके बैठ गई लड़कियां। हमारा कजन था, उसकी शादी में गए थे हम, तो कोई दूर भी नहीं था, यहाँ पे लोहारू के आसपास ही था, महेंद्रगढ़ में। अब क्या होता है कि वो मतलब जैसे तैसे वहां से आए, मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया। अब गांव में 2-4 लोगों को बारात में लेके नहीं गए, सुना था ना आपको कई बार ऐसी बात है। तो पहले तो शुरू में तो क्या हुआ कि जब बारात चढ़ने वाली थी, तो अब पुराने जमाने की बात है साहब, तो एक वो पड़ोसी थे, कोई ढाणी के थे, तो वो आए, तो फिर दादाजी ने कहा अब आदमी ज्यादा होगा, सुन रहे हो मेरी बात? तब उनको नहीं ले जाना, तो उनको क्या बोले पता है आपको? बोले भाई मुखा एक काम कर, समझ आ रहा है? तो तू आपने के एक जिम्मेदार आदमी घर भी चाहिए, तो तू घर की रुखाड़ी कर। तो बोले घर की रुखाड़ी करा, फिर महल्ला की करांगा। वो चले गए। अब वो बारात गई सब वहां, मारवाड़ी सही नहीं लगी आपको? बारात चली गई, और वहां पे क्या हुआ आपको बताइए? फिर वो गिफ्ट विफ्ट, आजकल तो खैर ये जमाना ही नहीं है दहेज का, तो पर थोड़ी पुरानी बात है, तो उस समय गांव में ही पूछता, तो 2-4 जो बैठे हुए थे ना गांव में, वो वेट कर रहे थे कब आए। तो आए साहब सब लोग, सुबह सुबह सुबह, मेन बस ही बारात की बस ही होती थी, तो बस में उतरे सब लोग। तो 2-4 जो बैठे थे ना, उन्होंने पूछा आते ही, दादाजी उतरे, दादाजी पूछा और के लेवा दे ही कर ली? क्या 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 बोले? के देवा ले ही कर ली, मतलब क्या गिफ्ट दिया है? बोले के देवा ले ही कर ली, बोले बस बाबा ही कमी रहेगी। नहीं समझे आप? तो व्यंजना में बात करते हैं, ये होते हैं सूक्ष्म विचारक, जो मतलब उनकी बात हमको बहुत बाद में समझ में आती है कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, पर वो इंटेलिजेंट होते हैं। कौन सा भाई आगे? वो शादी सुन रहे? मोड़ शोड़ थी एक लड़की, और उनकी शादी हो गई। मैंने ये पूछा ना कि समझ में आ गई थर है, तो शादी हो गई। सुन रहे हो मेरी बात?
अब जिनसे शादी हुई वो थे थोड़े सीधे गांव के टाइप। तो वो एक दिन शादी के जस्ट बाद की बात है, तो वो अपने फ्रेंड्स को, सहेलियों को बुलाया उसने, और वो भाई साहब सीधे साधे थे। तो सारी सहेलियां आगे, फ्रेंड्स आगे बैठ गई, तो अपने पति को बुलाया, इधर आना, आप सुन रहे हो मेरी बात, इधर आना। तो वो आ गई, वो आ गए भाई साहब। तो पास आए तो बोले हाँ के बात है, वाटर लाना। क्या बोला, क्या बोला उसने, वोटर, वाटर नहीं, वोटर लाना। बोले ठीक है। अब चलने लगे तो बोले रुको, समझ गए क्या, उनको बोला समझ गए क्या, बोले समझ गए। क्या समझे, बोले तू मेरे कौन रहे, तू मेरे खून नहीं रहे। बात समझ आई आपको। तो ये होते हैं खेल इनके, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स होते हैं। यही है आपकी छोटी क्लास है, इसलिए मैं कभी, वो भंडार है हमारे पास खतरनाक वाला, तो वो सुनाएंगे बाद में। तीसरा प्रत्यय विचारक, सुन रहे हो आप। प्रत्यय विचारक वो हैं जिनका जमाना है। कौन होते हैं प्रत्यय विचारक, आइडिया थिंकर्स, जिनके पास आइडियाज हैं, जिनके पास इनोवेशन है, जिनके पास क्रिएटिविटी है। तो जिनके पास आइडिया है उनका तो जमाना है साहब, बोली है कि नहीं। आइडिया चाहिए, बस एक आइडिया तो जिंदगी बदल सकता है। आप देखते हो ना, एड देखते हो कमाल के, तो जो बनाते हैं ना वो केवल आइडिया देने के वो पता नहीं कितने पैसे लेते होंगे। तो आप सोचिए, जब आलिया भट्ट और वो उसकी फ्रूटी की पार्टी कर रहे हैं तो कितने कमाल की चीज आती है वो, आती कि नहीं आती। क्या क्या 2020 बिस्कुट में कितनी कमाल की चीज है, सारी चीजें बेहतरीन से बेहतरीन। पहले उसका वोडाफोन का ऐड आता था, एक वो अंडे जैसे होते थे, देखा आपने कभी पहले। तो साउथ अफ्रीकन वहां किसी देश में जाके उनको ऐसे कपड़े पहनाए तो ऐसे बन गए। वो आइडिया ही है जो कमाल करते हैं, और जिनके पास आइडियाज है। भाई अभी मॉडर्न टाइम में तो अपने बजट में भी इस पे आपको पता है, स्किल की, इनोवेशन की बात करते हैं। एक टर्म आपने सुनी होगी, अगर आपके आसपास कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो, इनक्यूबेशन सुना है। इनक्यूबेशन कैंप लगते हैं नई शिक्षा नीति में, तो इस पे इनक्यूबेशन पे पूरा का पूरा इसकी पोस्ट आएंगे, इसके टीचर्स बनेंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह ये होगा। ये नवाचार है, ये इनोवेशन है, ये क्रिएटिव आइडियाज हैं। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जिनके पास आइडियाज होते हैं। तो सबसे कमाल के ये हैं। तीनों बात समझ आई। तो ये महत्वपूर्ण विभाजन किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के विभाजन का आधार क्या है, और चिंतन कितने प्रकार बताए, 3। पहला स्थूल विचारक, दूसरा सूक्ष्म विचारक, तीसरा ओके। इनमें क्रिएटिव कौन से होते हैं, प्रत्यय विचारक। सृजनात्मक कौन से होते हैं, प्रत्यय विचारक। आईक्यू लेवल जिनका ज्यादा होता है वो कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स। जो वास्तविक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो स्थूल विचारक, कॉन्क्रीट थिंकर्स। ओके, बात समझ में आई। चलिए अब दूसरी चीज, दाप गया, दाप गया एक शब्द है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, 2 मिनट बात कर लेते हैं, है ना। इसके बाद आपकी क्लास हो रहे है ना, तो ओनली फर्स्ट ग्रेड हरी भी है, सेकंड ग्रेड को नहीं है। आगे क्लास हो रही क्या, फर्स्ट ग्रेड वालों की है ना। ओके ओके, अच्छा रजत जी की होगी। हाँ तो आ रहे हैं, 5 मिनट आप ब्रेक कर लो, है ना। चलो तो कल की छुट्टी रहेगी अपनी, और मैच देखेंगे। तो मैं बात करता हूं, आप पास ही रहते हो क्या। अगर इंडिया की पहले बैटिंग नहीं आई तो नहीं होगा, पहले बैटिंग आई तो बुला लेंगे आप बोलेंगे मजा आता है। चलो मैं कहता हूं, कह देंगे बेड़ा सर को भी बुला लेंगे, वो भी देखेंगे।